बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। SCN सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद अफजाल। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा दूसरा जो है ना टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, फ़िज़िक्स के पेपर पैटर्न के बारे में और पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ा है। तो आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो पार्ट 1 से जो है ना ये टॉपिक जो है ना चूज़ किया गया है। टॉपिक का बेटा जो नाम है ये है वेक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। चैप्टर का जो नेम है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब देखें, चैप्टर के टाइटल से बेटा हमें ये बात नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो चैप्टर है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक इसमें वेक्टर्स हैं, दूसरा इसमें इक्विलिब्रियम है। मतलब दो यहाँ पे पोर्शन बना दिए गए हैं, दो मतलब कि क्वांटिटीज़ के लिहाज से, मतलब कि वेक्टर्स पहले पोर्शन में शामिल हैं और इक्विलिब्रियम दूसरे पोर्शन में शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाएगी, वेक्टर। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास वेक्टर क्या होगा, वेक्टर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चले एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं कि हम वेक्टर्स को क्यों पढ़ते हैं। देखिए ना, कोई भी स्टूडेंट, आपका कोई छोटा बहन भाई आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि आया के वेक्टर क्यों पढ़े जाते हैं, वेक्टर की हमारी डेली लाइफ में क्या अहमियत है, वेक्टर को पढ़ने का मकसद क्या है। तो इससे पहले बेटा मैं मूव करता हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस, और उनकी कोई ना कोई फिज़िक्स के लिहाज से अहमियत उजागर की जाती है, जिसकी बिना पे उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कह दें लेंथ, मैस, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम वगैरह, ये सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी की सारी बेटा मेजर की जा सकती हैं, ये सारी की सारी कोई ना कोई अहमियत की हामिल हैं फिज़िक्स के अंदर। लिहाजा फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर दो टाइप्स मैं बताऊं आपको, तो वो उनमें एक आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन होती है। अब देखिए बेटा, इनमें जो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है उसमें आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। आप लोग ये मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अब देखा जाए कि वेक्टर से क्या मुराद है, तो वेक्टर जो है ना, हम देखते हैं कि वेक्टर एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जिसके लिए हमें यूनिट भी चाहिए, और जिसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। लिहाजा स्केलर और वेक्टर में बेटा ये फ़र्क है कि स्केलर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट, और अगर हम वेक्टर को देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके साथ साथ यूनिट चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। लिहाजा स्केलर को देखा तो दो चीज़ें रिक्वायर कर रही हैं, और अगर वेक्टर को देखा तो तीन चीज़ें रिक्वायर कर रही हैं। इनके बरअक्स एक और बड़ी ही दिलचस्प बात आपको बता दूं बेटा, कांस्टेंट का लफ्ज़ सुना होगा आपने। कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? कांस्टेंट क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनका कोई यूनिट नहीं होता, उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। कांस्टेंट क्वांटिटीज़ जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, किसी किस्म का यूनिट नहीं रखती हैं, वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं और यूनिट रखती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं, उनको कहा जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। लिहाजा वेक्टर्स को समझना पढ़ना जो है ना हमारे लिए बहुत ही अहम है। हमारी फिज़िक्स का जो है ना एक मेजर पोर्शन वेक्टर्स के ऊपर जो है ना मुश्तमिल है। तो बेसिकली बेटा आपने इसको जानना है बेस से इसको जाने कि वेक्टर का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है।
हम वेक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा इनसे वास्ता क्या है, हमारा इनको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। देखें इसकी एक मैं बड़ी ही अहम मिसाल आपको बताता हूँ। दो गाड़ियाँ हैं, वो मूव कर रही हैं। एक गाड़ी है, उसकी जो रफ्तार है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और जो दूसरी गाड़ी है उसकी जो बेटा रफ्तार है वो 60 मीटर पर सेकंड है। अब देखें हमने इसमें यूनिट भी बता दिया मीटर पर सेकंड, हमने इसमें मैग्नीट्यूड भी बता दी 40 और 60, हमने अभी डायरेक्शन नहीं बताई। इसका मतलब है जब तक हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम वेक्टर को डिक्लेयर नहीं करवा सकते। हमने अभी तक ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही है वो किधर को जा रही है, और जो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही है वो किस तरफ जा रही है। लिहाजा बेटा वेक्टर्स को हमारी डेली लाइफ से इस तरीके से लिंक किया जाता है कि हम किसी भी सिमत का तयन अगर करना हो ना तो वो विदाउट वेक्टर्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो डेफिनेटली मेरी मोशन किसी ना किसी सिमत में होगी, मेरा तय करदा डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में होगा, मेरी वेलोसिटी, मेरा एक्सेलरेशन, या मैं जो ज़मीन के ऊपर चलने की वजह से फोर्स लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं जिनको हम किसी ना किसी सिमत के लिहाज से पढ़ सकते हैं। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट सिमत हम इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी ज़िंदगी के हर दूसरे मरहले पे हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनका हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। ठीक है बेटा, सो जहाँ भी देखें आप ट्रैवल करते हैं तो जब भी हम किसी खास मुकाम पे हमने जाना होता है ना तो साइन बोर्ड जो है ना वो मेन रोड पे लगे होते हैं, वो तीर के निशान दरअसल बताते हैं कि आप इधर को जाएंगे तो फलां स्टेशन आएगा, इधर को जाएंगे तो फलां स्टेशन आएगा। देखें वो तीर जो है ना असल में वो डायरेक्शन शो करते हैं। विदाउट डायरेक्शन हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। सो ये ताल्लुक है वेक्टर्स का हमारी डेली लाइफ से कि हमने कोई भी अपनी मोशन शुरू करनी है उसके लिए पहले सिमत का तयन करना ज़रूरी है। जब तक सिमत का तयन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते कि हम किधर को मूव कर रहे हैं। लिहाजा बेटा बहुत ही गौर से आपने इन सब बातों को जहन नशीन करना है। और उसके साथ साथ हम अब पढ़ते हैं कि वेक्टर्स से क्या मुराद है। तो वेक्टर्स देखें, सबसे पहले वेक्टर्स किन्हें कहा जाता है, वेक्टर्स की डेफिनेशन। वेक्टर से क्या मुराद, दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दी फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड and direction ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी होती है। यूनिट तो बेटा मस्ट है, स्केलर के साथ भी वेक्टर के साथ भी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज में दो ही चीज़ें आती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में भी यूनिट मस्ट है और वेक्टर में भी यूनिट मस्ट है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, डायरेक्शन में आके। डायरेक्शन जो है ना वो वेक्टर्स की होती है लेकिन स्केलर्स की वो नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, इसकी एक और भी तारीफ है। ये तो बेटा मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको इंट्रोड्यूस, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए लिखी है, लेकिन आप जो फर्स्ट ईयर की किताब में डेफिनेशन पढ़ेंगे वो यही होगी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके मुकम्मल इजहार के लिए, जिनको मुकम्मल ज़ाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके मुकम्मल इजहार के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, आर कॉल्ड वेक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। बेटा अगर इसकी एग्जांपल्स हमने देखनी हो तो हमारे पास
एग्जाम्पल्स में बेटा हमारे पास आ जाता है लेंथ कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम वगैरह 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 से बेटा मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ यही वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी कई वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये कुछ मैंने वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके सामने लिखी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की मिसालें क्या हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहली बात यह कि हमने वेक्टर्स को बेटा डिफ़ाइन किया, वेक्टर की तारीफ लिखी, उसके बाद वेक्टर की कुछ मिसालें लिखी। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में बेटा हम ये जानेंगे कि वेक्टर्स को जाहिर कैसे किया जाता है। वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है, और वेक्टर को अगर हम जाहिर करें तो किताबों के अंदर कैसे करेंगे, वेक्टर को अगर हम जाहिर करें तो अपनी हैंड राइटिंग में अपने डेली बेसिस पे जो टेस्ट हम देते हैं उनको कैसे जाहिर करेंगे। तो अब देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स को कैसे जाहिर किया जाता है। तो बेटा इसके दो तरीके हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है सिंबॉलिकली। पहला तरीका, सिंबॉलिकली से बेटा मुराद यह है कि अलामती तौर पर हम वेक्टर को अलामती तौर पर कैसे, सिंबल देखें, आप जानते हैं सिंबल का मतलब होता है अलामत, तो सिंबॉलिकली का मतलब क्या हुआ कि हम वेक्टर को अलामती तौर पर कैसे जाहिर कर सकते हैं। इसके बेटा दो तरीके हैं। एक जो तरीका है वो है हमारे पास इन बुक्स, कि हम किताबों के अंदर वेक्टर्स को कैसे जाहिर करते हैं, और दूसरा अपनी डेली बेसिस की हैंड राइटिंग में, इन हैंड राइटिंग। इन हैंड राइटिंग के बुक्स के अंदर हम कैसे जाहिर करते हैं, एंड इन हैंड रिटन फॉर्म, हैंड रिटन फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे जाहिर करेंगे। तो देखें, हमारे पास सबसे पहली बात ये, इन बुक्स को अगर देखें तो फर्दर दो तरीके हैं। बुक्स के अंदर वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, बुक्स के अंदर मैग्नीट्यूड को बेटा कैसे लिखा जाता है। अगर हम किताबों के अंदर वेक्टर को लिखना चाहें, फर्ज करें हमारे पास तीन लेटर हैं, एक ए है, फिर डी है और एक आर है, तीन लेटर्स हैं। अगर हम कहें कि हम इनको किताबों के अंदर वेक्टर जाहिर करना चाहते हैं तो हम इन लेटर्स को गाढ़ा कर देंगे। ये ए को मैंने वेक्टर बना दिया है, हालांकि पहले लेटर था। ये डी को बेटा मैंने वेक्टर बना दिया है, हालांकि पहले ये लेटर था। ये आर को भी मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ये भी पहले लेटर था। मतलब कि किताबों के अंदर वेक्टर को बोल्ड फेस्ड लेटर्स के साथ जाहिर किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किताबों के अंदर वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर्स, मतलब कहने का यह है कि कोई भी लेटर आप लिखें, आप उसको अगर गाढ़ा कर देते हैं तो गाढ़ा करने से वो फिर लेटर नहीं रहता बल्कि वेक्टर बन जाता है।
और किताबों के अंदर बेटा मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो सिंपल जो है ना जो लेटर आप लिखते होते हैं वो किताबों के अंदर मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। अगर आप 3 लेटर लिखते हैं, इनको गाढ़ा नहीं करते तो ये मैग्नीट्यूड बन जाती है, और अगर आप 3 लेटर लिखने के बाद उनको गाढ़ा कर देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि क्या बन जाते हैं, वेक्टर्स बन जाते हैं। तो किताबों के अंदर वेक्टर्स को लिखने का तरीका बेटा ये है कि हम उनको गाढ़ा कर देते हैं, मीन्स टू से दैट यूजिंग बोल्ड फेस लेटर्स। और इसके बाद हमारे पास किताबों के अंदर मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका यही है, आप सिंपली जो है ना बस 3 लेटर लिख दें तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी। इसके बाद हैंड रिटन फॉर्म मतलब कि सिंबॉलिकल मेथड का दूसरा पॉइंट। सिंबॉलिकली वेक्टर को जाहिर करने के बेटा 2 तरीके मैंने बताए, एक बुक्स के अंदर, दूसरा हैंड रिटन फॉर्म में। जो बुक्स के अंदर है उसमें वेक्टर को हम बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं और मैग्नीट्यूड को सिंपल लेटर से लिखते हैं। और जो हैंड रिटन फॉर्म है इसमें भी इसकी 2 कैटेगरीज जो है ना बेटा हम बना लेते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं बेटे हमारे पास, और वो ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ये भी देखेंगे कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है। अब देखें, हम अब बात कर रहे हैं बेटा हैंड रिटन फॉर्म की, सिंबॉलिकल मेथड का दूसरा पॉइंट। अब देखें, हैंड रिटन फॉर्म में हम सिंपल लेटर लिखते हैं ADR, जैसे कि यहां पे लिखे थे। अगर हम हैंड रिटन मेथड के अंदर इनके ऊपर तीर का निशान डाल दें तो ये बेटा बन जाते हैं वेक्टर्स। अगर यही लेटर लिखें और इनके ऊपर हाफ एरो मतलब कि आधा तीर मेंशन कर दें तो ये फिर भी वेक्टर बन जाते हैं। और अगर इनके नीचे या ऊपर हम बार डाल देते हैं तो ये फिर भी क्या बन जाते हैं, वेक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन इनमें ये जो पहला तरीकाकार है ये बेटा मोर प्रेफरेबल है। जो पहला तरीकेकार है वो क्या है, मोर प्रेफरेबल, मतलब कि सबसे ज्यादा जो तरीका हैंड रिटन फॉर्म में वेक्टर को जाहिर करने वाला यूज होता है वो यही है कि आप कोई सिंपल लेटर लिखें, उसके ऊपर तीर का निशान डाल दें। और इसके बाद मैग्नीट्यूड है, देखें मैग्नीट्यूड इज रिटन इन मॉड फॉर्म। हम मैग्नीट्यूड को मॉड फॉर्म के अंदर जो है ना बेटा जाहिर करते हैं। जैसे आप लोग, मॉड का मतलब मक्ता होता है, जैसे कि एक लेटर ए है, ए के आगे पीछे हम अगर मॉड मेंशन करते हैं, मतलब एक सीधी लाइन मेंशन करते हैं तो वो मॉड बन जाता है। इसी तरीके से डी है, अगर इसको हैंड रिटन फॉर्म में हमने मैग्नीट्यूड कहना है तो बेटा ये इस तरीके से लिखेंगे, और अगर आर है तो इसको इस तरीके से मॉडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तरीके का देखिए जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि मैग्नीट्यूड जो होगी वो मॉडेड फॉर्म में होगी, और जो वेक्टर होंगे हैंड रिटन में वो इन 3 तरीकों से जाहिर किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे जो पहला तरीका है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल तरीक़ेकार है। तो ये था बेटा हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स को लिखने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वेक्टर्स को जानने का, सुनने का, पढ़ने का और हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने के मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताए हैं। तो आप लोग इनको जहन नशीन कर लें, ये आपके लिए जो है ना बेटा बहुत मुफीद हैं। हमने वेक्टर को जो है ना सिंबॉलिकली भी पढ़ लिया है। अब देखें लास्ट पोर्शन इस टॉपिक का वो ये है कि वेक्टर को देखें, मैंने शुरू में बताया था जाहिर करने के 2 मेन तरीके हैं, एक है सिंबॉलिकली, अब जो दूसरा तरीका है बेटा वो है ग्राफिकली। वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे हम जो है ना वो लिख सकते हैं जी। तो बेटा वेक्टर को जाहिर करने का ग्राफिकल मेथड, अब हम यहाँ पे देखें पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, तो बड़े ही गौर से आप लोगों ने बेटा ये बात समझनी है। वेक्टर को जाहिर करने का दूसरा जो मेजर तरीका है वो है बेटा ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों के लिए बड़ा ही अहम है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड
बाय a straight line. ग्राफ के अंदर वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से जो है ना जाहिर किया जाता है, हैविंग एन एरो ऑन इट्स वन एंड, कि वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी एक सिरे पे तीर का निशान भी होना चाहिए। तो बेटा ये ग्राफ इस तरीके से है। अब देखें हमारे पास ये दूसरी बात, हम ग्राफ के अंदर देखें वेक्टर को बताना चाह रहे हैं। अब वो जो लाइन हमने ड्रा की है ग्राफ के अंदर, द लेंथ उस लाइन की जो लेंथ है according to proper scale, according to proper scale is its magnitude. कि उस लाइन की जो लेंथ है वो अगर हम एक प्रॉपर स्केल से मेजर करें तो वो जो लेंथ है वो उस ड्रा की गई लाइन की मैग्नीट्यूड को शो करती है। एंड तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट वो बेटा ये है कि द एरो साइन रिप्रेजेंट्स द direction respectively. तो देखिए बेटा हमने ग्राफ के अंदर भी वेक्टर को जाहिर करने का तरीका पढ़ लिया है कि आप एक ग्राफ पेपर लें, सिंपली वहां पे एक लाइन ड्रा कर लें, जैसे कि मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करता हूं। मैंने देखें एक लाइन ड्रा कर ली, आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। वो लाइन ड्रा करने के बाद देखें मैंने उसकी एक सिरे पे तीर का निशान डाल दिया। तो ये जो तीर का निशान है बेटा ये बता रहा है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी जो लेंथ है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, इसकी जो ये बेटा यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड का बेटा जिक्र कर रही है। सो इस तरीके से हम एक वेक्टर को ग्राफ के अंदर जो है ना जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इंशाल्लाह हम अपनी जो है ना अगली